बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपके साथ एक ख़बर शेयर करेंगे कि अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान खालिद जवेद खान साहब रात के अंधेरे में किन से मिले हैं, क्या तरले शरले मारे हैं, क्या मशावरत हुई है वहाँ पे, इस हवाले से आगे जाकर मैं बताता हूँ। और फिर फवाद चौधरी साहब जो हैं वो लंदन क्यों भेजना चाहते हैं शहबाज शरीफ को, लंदन या जेल। और फिर उन्होंने एक हल्का सा थोड़ा सा क्या गलत बयानी भी की है, उस पर भी बात कर लेते हैं। और ये जो कहा जा रहा है कि जनाब 2022 जो है ये तब्दीली का साल है, क्या वाकई तब्दीली का साल होगा, क्या सिनेरियो होगा सियासी, क्या फ़ैसले हो चुके हुए हैं, किन फैसलों पर अमल दरामद होना बाकी है, कौन से फैसले होना बाकी हैं, इस पर भी बात करते हैं। सबसे पहले तो वो जो खबर की मैं बात कर रहा हूँ कि एक बड़ी खबर आपके साथ जो रात के अंधेरे में मुलाकात वाली है वो शेयर करनी है। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान खालिद जवेद खान साहब अब से तकरीबन 2 घंटे 1.5 घंटा पहले, जिस वक्त मैं व्लॉग कर रहा हूँ, तो वो मुलाकात हुई है उनकी जस्टिस रिटायर्ड सरमद जलाल असमानी साहब के साथ। सरमद जलाल असमानी साहब 25 साल के जज रहे हैं, पीसीओ के तहत हलफ उठाने से भी इनकार कर दिया था इन्होंने, मुशर्रफ वाला जो पीसीओ था, और वकला में बड़ी इज्जत है इनकी। तो वो मुलाकात किस तनाज़रे में हुई है वो मैंने पिछले भी व्लॉग में जिक्र किया था कि लाहौर हाई कोर्ट की 4थे नंबर की सीनियर जज जो है, 4था नंबर है उनका सीनियरिटी लिस्ट में, आयशा मलिक साहबा, वो उनको सुप्रीम कोर्ट ले जाना चाहते हैं। पहले एक कोशिश की गई थी चंद माह पहले, तो वो जो जुडिशल कमीशन के मेम्बरान थे वो 4-4 में तकसीम हो गए थे। 4 कह रहे थे ठीक है जनाब ले आए सुप्रीम कोर्ट, और 4 ने कहा था नो। जस्टिस काजी फायद ईसा साहब जो हैं वो अमेरिका में थे। ये मैं तफसीलात पिछले व्लॉग में बता चुका हूँ। और फिर अब 6 जनवरी को दोबारा अजलास हो रहा है, दोबारा फिर आयशा मलिक साहबा का नाम ही, जो मशीर आलम खान साहब की नशिस्त खाली हुई है रिटायरमेंट से, वहाँ आयशा मलिक साहब को ले जाना चाहते हैं। वो क्यों ले जाना चाहते हैं उस पर भी मैंने बात की थी कि वो हम ख्याल लोगों से भर देना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट को कि हर देखने जस्टिस काजी फायद ईसा साहब जो हैं वो 2023 में उन्होंने चीफ जज बनना है, चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनना है। तो उन पे इतना रौला शोला पड़ा हुआ कि क्योंकि वो उनके ख्याल में इंडिपेंडेंट आदमी हैं, उनकी बात शायद वो ना माने। ये प्लानिंग लंबी प्लानिंग्स होती हैं। तो अब जस्टिस आयशा मलिक साहबा को ऊपर ले जाने के लिए ज़ाहिर है वो इजलास भी बुला लिया गया जुडिशल कमीशन का। उसकी फॉर्मेशन मैंने आपको बता ही दी थी कि 9 रुकनी वो जुडिशल कमीशन होता है, चीफ जस्टिस पाकिस्तान उसको हेड करते हैं, और 4 सीनियर तरीन जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं वो उसमें शामिल होते हैं। और फिर अटॉर्नी जनरल होता है, वज़ीर कानून होता है, और एक वकला के नुमाइंदे होते हैं, एक रिटायर्ड जज होता है जो सुप्रीम कोर्ट का जज रहा हो या चीफ जस्टिस रहा हो। तो दोस्त मोहम्मद खान साहब पहले थे, उन्होंने तो मुखालफत की थी आयशा मलिक की, इसीलिए 4-4 हो गया था ना। अब सरमद जलाल असमानी साहब, सरमद जलाल असमानी साहब को कप्तान शप्तान रहे हैं फौज में, लेकिन वो सुनने में ये आ रहा है कि उनकी तरफ से कुछ ऐसी इतलात थी जब सरमद जलाल असमानी साहब को लगाया गया तो तासर यही था कि वो आयशा मलिक वाले मामले में या कम से कम पहले इजलास में चीफ जस्टिस पाकिस्तान से डिसएग्री नहीं करेंगे। लेकिन अब कुछ इतलात मिली हैं ऐसी हुकूमत को कि सरमद जलाल असमानी साहब के अंदर का जज जाग गया हुआ है और वो अपनी मर्जी करेंगे, वो डिक्टेशन नहीं लेंगे जिसको कहते हैं। तो इस पर पड़ गया बख्ता, और अटॉर्नी जनरल साहब को भेजा गया है। वो कराची जा रहे थे तो उन्हें कहा गया है हुकूमत की तरफ से, अकाबरीन की तरफ से, अकाबरीन के लफ्ज़ बोले गए हैं, अकाबरीन की तरफ से कहा गया है कि आप जस्टिस रिटायर्ड सरमद जलाल असमानी साहब जो हैं उनसे मिल के उनको असल सूरत हाल बताएँ कि आयशा मलिक को हम क्यों ले जाना चाहते हैं। खातून है, पहली दफ़ा खातून आ जाएगी, 2030 में चीफ जज बन जाएगी, पहली चीफ जज होगी इस मुल्क की, वगैरह हम जो वो करते रहे। अटॉर्नी जनरल ने भी खत लिखे थे पाकिस्तान बार कौंसिल को और बार कौंसिल्स को, जनाब आप इसकी मुखालफत ना करें, पिछली दफ़ा जब गए थे। और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जो है उसने कल जो रेजोल्यूशन पास की है वो आपकी नज़रों से शायद गुजरी चुकी होगी। तो उन्होंने कहा कि भाई जी चीफ साहब आपने खुद ही कहा था कि सीनियरिटी नहीं तोड़नी थी, उन सीनियरिटियाँ तोड़ते फिरते हो, और फिर आप तो फरवरी में रिटायर होने वाले हैं। तो जो जाने वाला जज है उसको ऐसे फैसले नहीं करने चाहिए, छोड़ दें आप इसको, जान दो, इस तरह की बात उन्होंने की। उनका सीनियरिटी का असूल से टूटने नहीं देना।
और 3 जनवरी को वकला का एक नुमाइंदा अजलास भी हो रहा है जिसमें वो लाहेमल बना रहे हैं क्या है। अब इनको ये बख्ता पड़ गया है कि सरमद जलाल उस्मानी साहब ने किसी जगह ये फरमा दिया है कि मैं तो भी देखांगा, मैं तो खुद सीनियरिटी टुटन के खिलाफ हाँ। तो अटारनी जनरल साहब को भेजा गया है, भागे भागे गए हैं, जाके सरमद जलाल उस्मानी साहब का मिनतरला किया है कि जनाब देखें पहला अजलास है, चीफ जस्टिस पाकिस्तान के साथ डिसएग्री करना मुनासिब नहीं है। चीफ जस्टिस साहब ये चाहते हैं कि और दीगर बरदर जजेस भी चाहते हैं, हुकूमत भी ये चाहती है कि ख़तून जज का सुप्रीम कोर्ट में तकर्रर हो जाए वगैरह। अब 2 तरह की इतलात हैं और लेकिन उनका नतीजा जो है वो एक ही, मैं एक ही निकाल रहा हूँ। उन्होंने सरमद जलाल उस्मानी साहब ने ज़राए के मुताबिक ये कहा है खालिद जवेद खान अटारनी जनरल से कि हाँ देखते हैं, ठीक है, अब बात तो ठीक कह रहे हैं, ख़वातीन को होना चाहिए, उसमें सुप्रीम कोर्ट में कोई नुमाइंदगी नहीं है ख़वातीन की। वो उन्होंने इंडिया की भी कोई मिसालें सुन दी हैं, उन्होंने चीफ जस्टिस अटारनी जनरल कि वहाँ वो देखें हाई कोर्ट में इतनी ख़वातीन हो गई और फलां हो गया, वहाँ फिगर शिगर भी ले गए हैं, उनको पूरी तरह कायल करने की कोशिश है। और दूसरी इतला ये है कि सरमद जलाल उस्मानी साहब ने कहा कि हमने अपने दौर में ये फ़ैसला किया था जब मैं सुप्रीम कोर्ट का जज था कि यार सीनियरिटी नूं छेड़ना नहीं। तो अटारनी जनरल साहब जो हैं वो शायद उन्हें कायल करते रहे हैं कि वो तो चीफ जस्टिस हाई कोर्ट्स के जो चीफ जस्टिस उसके लिए था कि सीनियरिटी लेकर सुप्रीम कोर्ट में तो तैनातियाँ हो सकती हैं, इनमें गुंजाइश है, ये है वो है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमने जो फैसला किया था वो उस तरह की कोई बातें छाती उन्होंने किए। और दोनों का जो मतलब निकलता है कि सरमद जलाल उस्मानी साहब का अभी तक ये क्लियर उन्होंने कोई ना वादा किया उनके साथ कि हाँ जी हम आपको हेल्प करेंगे ख़तून को ऊपर ले जाने के हवाले से, और ना ही उन्होंने 2 टोकने जवाब दिया है कि नहीं भाई। वो जो वकला हैं वो समझ रहे हैं कि सरमद जलाल उस्मानी साहब की जो साख है वो अपनी साख बचाने के लिए वो जो क्योंकि मुल्क भर के वकला कह रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के जजों की अक्सरियत जो उस मैच में शामिल है वो मुखालफत कर रही है मेरी इतला के मुताबिक। उसमें जस्टिस उमर बंदयाल साहब हैं जो जस्टिस गुलजार के साथ पिछली दफ़ा उन्होंने बड़ा मोड़ा ला के खड़े हुए सी, ठीक है, लेकिन पिछली दफ़ा जो रुकन है उस कमीशन के मिस्टर जस्टिस सरदार तारक मसूद साहब, उन्होंने कहा नहीं सॉरी ये सीनियरिटी नहीं टूटने देवांगे। जस्टिस मकबूल बाकर साहब ने कहा था नहीं, वो अब भी हैं। काजी फाइज ईसा का मैंने कहा था, काजी फाइज ईसा साहब तो अमेरिका में थे, उन्होंने वोट कास्ट नहीं किया था इसलिए 4-4 हो गए थे। काजी साहब अगर उसमें वोट कास्ट कर देते और रिजेक्ट कर देते ख़तून का नाम तो वो दोबारा नाम ना आता। वो कहते हैं जनाब क्योंकि नाम मुस्तरद हुआ था, ना ही उसकी सिफारिश की गई थी, इसलिए हम दोबारा उसको अटारनी जनरल और वज़ीर कानून जो हैं वो चाहते हैं, जैसा कि मैंने कहा, वो तो अपनी लॉबिंग कर रहे हैं, बाकायदा एक ख़तून को ऊपर ले जाने के लिए लॉबिंग हो रही है। ये वैसे वो कहते हैं कि ये मिसकंडक्ट का ज़ुमरा में आता है कि अजलास से पहले ही आप कायल करने के लिए पहुंच गए हैं जस्टिस सरमद जलाल उस्मानी साहब को। और फिर इस दफ़ा अगर सरमद जलाल उस्मानी साहब एक तरह का कास्टिंग वोट की हैसियत इख्तियार कर जाएंगे, अगर वो मुस्तरद सिफारिश को मुस्तरद करने वाले ये लोगों के साथ वोट देते हैं तो फिर ये 5-4 से मुस्तरद हो जाएगा आयशा मलिक का नाम। अगर वो अटारनी जनरल साहब की बात मान लेते हैं और चीफ जस्टिस साहब की तजवीज़ की हिमायत कर देते हैं तो फिर मंजूर हो जाएगा नाम आयशा मलिक का 5-4 से। सरमद जलाल उस्मानी जिस तरफ चले जाएंगे उस तरफ 5 वोट हो जाएंगे, दूसरी तरफ रह जाएंगे 4, ये कहा जा रहा है। और एक और ख़बर दे दूं, वो मुझे इजाज़त नहीं है नाम शाम लेने की, जो सरमद जलाल उस्मानी साहब से कल भी एक अहम मुलाकात जो है वो मुतवक्को है, वो ज़ाहिर है वो मुबारकबाद देने चला जाता है बंदा या क्या है मामला, उसमें ये आयशा मलिक का नाम आता है नहीं आता, क्या होता है क्या नहीं आता, ये बस इतनी खबर थी। और ये आप ख़ुद सोच लें कि जूनियर जज को ऊपर ले जाने के लिए इतनी क्यों हुकूमत जो है वो बावली कहते हैं ना वो हो गई हुई है कि जब नहीं आयशा मलिक का बड़ा ज़रूरी है। हालांकि बाकी सीनियर जज उनसे ऊपर जो पड़े हुए हैं, लाहौर हाई कोर्ट को जज,
एक तो चीफ जस्टिस अमीर भट्टी साहब, उन्होंने लिख के दे दिया जो सॉरी सर मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, तो आप अगर जूनियर को ले जाए तो मुझे कोई इतराज़ नहीं होगा। लेकिन दो जज ऐसे हैं, मिस्टर जस्टिस शजात अली खान और मिस्टर जस्टिस मलक शहजाद अहमद खान साहब, उन्होंने एक तरह से इनडायरेक्टली इतराज़ किया हुआ इस पर। उनका जनाब हम तो उम्मीदवार हैं, उन्होंने तो भेजा हुआ अपने कवायफ कि जनाब हमने बतौर जज ये फैसले किए हैं, इतनी रिपोर्टेड जजमेंट्स हैं और वो लैंडमार्क जजमेंट्स कितनी सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो बरकरार रखी हैं। और फिर एक पहले कॉलम था वकला कि बतौर वकील आपने कितने अहम केस हैं वो लड़े हैं और वो कितने उनमें से रिपोर्टेड हैं। तो जब चीफ जस्टिस पाकिस्तान को पता चला कि आयशा मलिक के तो ऐसे जजमेंट्स हैं ही नहीं बतौर वकील, तो उन्होंने वो कहते ये खाना वो खैर वो काटा मार, ये नहीं बस अपने बतौर जज आप भेजें कितने रहे हैं, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इस तरह का रौला पड़ा हुआ है। और ये क्यों ले जाना चाह रहे हैं आप ये खुद सोचें। और अब फवाद साहब आज लाहौर में थे, खुश थे, खुशगवार मूड में। हाँ पहले तो इनका बताओ झूठ क्या बोल रहा है। इनसे पूछा गया कि जनाब आपने कहा था कि शहबाज शरीफ को वापस लाने के लिए, सॉरी नवाज शरीफ को वापस लाने के लिए शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ या उसी केस वो जो जजमेंट का जिक्र किया था ना मैंने नवंबर 2019 वाली, 16 नवंबर 2019 की एक जजमेंट थी जिसमें नवाज शरीफ को बाहर जाने की इजाज़त दी थी, उसमें एफिडेविट दिया हुआ है। एफिडेविट इन्होंने वो यकीन दहानियाँ तहरीरी करवाई हुई हैं नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने कि वापस आ जाएंगे हम 4 हफ्ते के अंदर, या जब उन्हें वहाँ के डॉक्टर डिक्लेयर करेंगे। तो उन्होंने कहा था कि मैंने शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ जनाब वो हम जा रहे हैं, उसमें इन्होंने या तो भाई को वापस लाएं या फिर ये इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए तौहीन अदालत वगैरह की, झूठा बयान अल्फी या यकीन दहानी अंडरटेकिंग देने के इल्ज़ाम में। तो अब उसमें इन्होंने कहा है कि अटारनी जनरल, ये हुकूमत पंजाब नहीं जा रही बल्कि अटारनी जनरल, उस वक्त उन्होंने कहा था वफाकी हुकूमत जा रही, अटारनी जनरल जो है वो तैयार कर रहे हैं। मेरी इतला के मुताबिक ये फवाद चौधरी साहब ने एक झूठ गढ़ा है। ये अभी तक कोई ऐसी डायरेक्शन हुकूमत की तरफ से, वफाकी हुकूमत की तरफ से अटारनी जनरल ऑफिस को मसूल नहीं हुई है, ना ज़बानी कंसर्न में और ना ही ये कोई तहरीरी तौर पे हुकूमत ने कोई ऐसी भेजी है अटारनी जनरल को, अटारनी जनरल ऑफिस को कि जनाब आप तैयारी करें, पिटीशन तैयार करें। अभी तक वो कहते हैं जनाब वो पहला जो लफ्ज़ होता है ना इन दी कोर्ट ऑफ आई, भी अभी तक वो उसका ना टाइप हुआ है ना डिक्टेट करवाया गया है। ये मैं पूरे वसूख के साथ ऐसे कह सकता हूँ जैसे मैं अटारनी जनरल के साथ बैठा हुआ हूँ। ये आप फ़र्ज़ कर लें कि मैं अटारनी जनरल के साथ बैठा हूँ, 24 घंटे में उनके साथ हूँ और मुझे पता है कि उनको क्या डायरेक्शंस आती हैं। और वो ये इसी मेरा सोर्स ऐसा ही है जो कह रहा है अटारनी जनरल साहब के पास कोई ऐसी हिदायत नहीं पहुंची और ना ही अभी तक पिटीशन तैयार करने का कोई रौला शौला है अटारनी जनरल ऑफिस में। ये मैं कह रहा हूँ। अब ये कोई नहीं पता कि जनाब फ़रोग नसीम साहब खुद ही टाइप करके भेज दे अटारनी जनरल को, इन्हों कर दो फाइल या किसी और से करवा लें, ये दूसरी खबर होगी। और तीसरा फवाद चौधरी साहब जो फरमा रहे हैं कि शहबाज शरीफ जो है वो जनाब या जेल जाएं, दो ही ऑप्शन है, या जेल जाएंगे या लंदन जाएंगे। तो वो लंदन जाएंगे वाले से आम ख्याल यही लगता है कि शायद वो चाहते हैं कि जैसे बड़ा भाई जलावतन हो गया है वैसे ही छोटा भाई भी लंदन जाके बैठ जाए। वो ऐसी बात नहीं है, वो कोई उनको ये नहीं कह रहे कि जनाब लंदन जाओ और लंदन जाके जनाब तुसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करो और मुलाकातें करो। वहीं लंदन जाएंगे भाई को लेने। पहले तो वो जाने नहीं दिया था, जब भाई से मुलाकात करना चाह रहे थे, वो जाना चाह रहे थे और वो मुख्तसरा भी चाहती थी शहबाज शरीफ चले जाएं। उस वक्त तो उनका नाम पहले एक और ब्लैक लिस्ट पता नहीं किस में डाला हुआ था। और फिर जब उन्होंने उसको चैलेंज किया, अदालत ने कहा जाएँ जनाब आप, तो फिर उनका नाम ECL में डाल दिया। वो बड़ा फड्डा पड़ा था एयरपोर्ट पे, वो बड़ा तौहीन अदालत की दरख्वास्त भी दायर की थी, फिर वापस ले ली थी शहबाज शरीफ वगैरह ने, वही वाला मामला। वो चाह रहे हैं कि जनाब इसका मतलब ये है कि लंदन जाएं और भाई को लें, लेकिन इसकी क्या गारंटी होगी कि आप उनको लंदन जाने देंगे, और दूसरी इस बात की क्या गारंटी होगी वो लंदन जाएंगे और वापस आ जाएंगे भाई के साथ। तो इस तरह के पास ये ना वो एक ऐसा माहौल में अजीब सी कड़मासा मचा हुआ है। वो पिछले 2 दिन में व्लॉग भी नहीं कर सका। तो ख़बरों का जो था मेरे सोर्सेज ज़राए
तो वो यार अजीब वो गरीब ऐसी ऐसी खबरें जिनको काउंटर चेक करें तो वो बिल्कुल ही उल्ट मामलात, यानी जो मेरे पास खबर पहुंचती है, मैं कोशिश ये करता हूँ कि अगर तो 100% पक्का पुराना मेरा कोई सोर्स है तो मैं उसको काउंटर चेक करने की कोशिश करता हूँ और थोड़ा सा अपनी अकल पे परख लेता हूँ कि यार दिल नूं गल लगती है, गल इस तरह होएगी। और फिर पता होता है ना सोर्स किस सतह का है और किस तरह का है। बात का कोई सोर्स होते हैं थोड़े से जो बीच में अपने पकौड़े तलना चाह रहे होते हैं, उनको चेक करें तो फिर पता चलता है यार ये तो सारा कुछ ही आगे पीछे कर रहे हैं। यानी कि पूरी खबर में 2 लाइनें सच्ची होती हैं और फिर उनके ऊपर जो बिल्डिंग इमारत खड़ी की होती है वो अपनी मर्जी की डिज़ाइनिंग डिजूनिंग अपनी मर्जी की कर देने। इस वो ना जो कड़मास में से वो अच्छी सही खबरें जो निकालना है वो काफ़ी पिछले 4-5 दिन से ये मैं कह रहा हूँ काफ़ी ये मुश्किल हो रहा है। कई सीनियर सहाफ़ी हमारे हैं, दोस्त हैं, वो उनकी खबरें मैं तो समझता हूँ कि कभी गलत नहीं होती, वो भी बीच में वो धोखा खा जाते हैं। तो मुझे किसी साहब ने कहा ना मैंने फ़लाँ को कहा देखे वो कैसी खबर चली है, और मैं कहा भाई ये हो ही नहीं सकता, मुमकिन ही नहीं, तुम किस तरह खबर कर रहे हो। मैंने फिर बताया कि आप जिस वक्त मुलाकात करवा रहे थे वो बंदा तो लाहौर में था ही नहीं, इतने बजकर इतने मिनट में मैंने उसको जब बताया फिर उसने कहा अच्छा फिर इस्लामाबाद मुलाकात होगी। मैं अगर इस्लामाबाद मुलाकात हुई होगी तो फिर वो जो इस्लामाबाद वाला बंदा है वो लाहौर था, लाहौर वाला इस्लामाबाद था, इकट्ठी मुलाकात कैसे होगी, राब्ता हुआ हो तो चलो अलग बात है। उनमें कहा यार हूँ दोबारा है ना अपने सोर्स में मैं कहा यार फिर ना वो लफज लफज सेट कराया करो, गलत मत ना कराया करो, सारे अवाम को परेशान कर देते। पहले लोग बड़े परेशान ने हुकूमत देता हूँ, हर चीज़ पर सेल्स टैक्स लग गया है, कोई चीज़ दे नहीं गई, जो भी उसमें रैपर में लिपटी हुई चीज़ बेचेंगे कंपनियाँ ट्रेडमार्क के साथ, उन पर जनाब 17% टैक्स देना पड़ेगा हर चीज़ पे। और ये कह रहे हैं जनाब पता नहीं सिर्फ 200 अरब का मसला है, बाकी सारे तो रिफंडेबल और एडजस्टेबल हैं। वो एडजस्ट और आवाम पे फ़र्क, आम लोग भाई रिटर्न फाइल ही नहीं करते। वो तो टैक्स रिटर्न फाइल करेगा वो वापस लेगा या एडजस्ट करवाएगा। आम गरीब आदमी रेडी वाला या मजदूर वो फाइल वो रिटर्न कितने करें, जो जनरल सेल्स टैक्स या GST या विद होल्डिंग टैक्स वो देंगे, वो पहले भी अरबों रुपया जो हैं वो विद होल्डिंग टैक्स में निकल जाते हैं। एडवांस टैक्स अगर मैं देता हूँ, अगर मैं फाइलर हूँ, फिर तो मैं अपने टैक्स में उसको एडजस्ट करवा लूँगा या वापस ले लूँगा। आम आदमी वो आप ही के खाते में जाना है या फिर उसका फ़ायदा उन लोगों को होगा जो कलेक्ट करते हैं सेल्स टैक्स अपने प्रोडक्ट्स बेच के। जो बहरहाल ये यार बहुत झूठे लोग ने झूठ चताली। और IMF के साथ अब इन्होंने वापस जाना है, तो डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब जो इनके पहले वज़ीर ख़जाना थे वो तो कह रहे हैं कि IMF अब देखेगी कि पता नहीं इन्होंने उनकी शराइत पूरी की भी है नहीं। तो वो कहते हैं वो तो खाद पे लगवाना चाह रहे थे कि 90 अरब रुपया सिर्फ खाद से ही मिलने थे, और ज़रूरी जो आलात हैं उन पे ट्रैक्टर वगैरह पे ये वो लगवाना IMF चाह रही थी। और वो चाहते थे कि इनकम टैक्स का नेट बढ़े, लेकिन ये सेल्स टैक्स के चक्करों में पड़ गए हैं और वो IMF अब भी रौला डाल सकती है। ये हफीज़ शेख साहब कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, जो उनके पहले थे वज़ीर ख़जाना थे और मुशीर ख़जाना भी रहे। इस तरह की बातचीत कोई हो रही है। अब अगला सिनेरियो क्या होने जा रहा है। अब खबर ये है, पक्की खबर है कि ये फ़ैसला हो चुका हुआ है कि खान साहब नहीं है, खान साहब चले गए। ये फ़ैसला हो गया जनाब खान साहब को भेज देना है। ये फ़ैसला नहीं हो रहा कि खान साहब की जगह अगला कौन। तो नून लीग वाले जो वो 1.5 साल के लिए लेने के लिए वो इख्तियार नहीं है कि 1.5 साल के लिए हम हुकूमत में आएँ और वो सारा गंद अपने कंधों पे डाल लें। और पीपल्स पार्टी वाले किसी हद तक हो सकता है उनके कहने पे तैयार श्यार हो जाए कि ठीक है जनाब कर लेते हैं कुछ ना कुछ ये वो, लेकिन अभी तक ये फैसला नहीं हुआ। नवाज शरीफ नो, मरीम नवाज नो, शहबाज शरीफ 99% नो, ये मैं बता रहा हूँ आपको। और ये जो कहा जा रहा है ना कि वो कहते हैं फौरी इलेक्शन करवाएं, उनको ये पैगाम एक तरह से आप कह लें भेजा गया है डायरेक्ट या इनडायरेक्ट मुक़्तदा की तरफ से नून लीग को कि अगली हुकूमत तो शख्स की होगी। देखिए किस हद तक
वो खुद यार अब मान रहे हैं नवाज शरीफ और ये अपने सॉरी वो इमरान खान कि जनाब ये कहते हैं कि वो तो अपनी सीवी खुद को पेश करता है उम्मीदवार के तौर पे शहबाज शरीफ, यानी कि ये भाई कोई वहाँ उनके GHQ में कोई लगा हुआ है, ऐसी कोई वज़ीर आज़म लगाने की मशीनें लगी हुई या क्या लगा हुआ, इस तरह वज़ीर आज़म तो खुद फरमा रहे हैं कि जनाब ये वो तो अपने आप को उम्मीदवार के तौर पर जब भी तकरीर करता है तो दरख्वास्त उम्मीदवार के तौर पर दरख्वास्त देता है वगैरह, हम इस तरह की बातें चाहते हैं। तो वो अभी वो कहते हैं कि शहबाज शरीफ वाला भी मामला जो है वो 100% नहीं है, वरी भी नहीं, और अगर कोई नून लीग के अंदर से उस पर कोई जिमें एजाज सादक साहब बड़े एक्टिव हुए इसने पिछले दिनों कि उसको तो कभी किसी सूरत ना नवाज ने मानना है, ना शहबाज ने मानना है, ना मरियम ने मानना है। देखे उसमें क्या होता है, वो कहते हैं हाँ वो जो मैं अर्ज़ कर रहा था वो कह रहे हैं कि जिन्होंने 1.5 साल हुकूमत करनी है ये पैगाम दिए गए, अगली हुकूमत भी उसी की होगी। ये इस तरह की बात हो रही है, सुनने में ये आ रहा है। अब कौन होता है, कैसे आता है, क्यों होता है ये, और फिर वो बिलावल के बारे में उनकी ज़रा नज़र जो है वो बड़ी मीठी नज़रें डाल रहे हैं बिलावल पर, बिलावल भुट्टो ज़रदारी पर, लेकिन वो कहते हैं कि अब पता कोई नहीं, जो पॉपुलर जमात है वो नून लीग है, नून लीग को नज़रअंदाज किया जाता है, अगर इस पूरे सियासी मंजरनामे से उसको निकाल दें तो फिर बहुत सारे और मसाइल पैदा हो जाएंगे। और 1.5 साल वाली बात वो यही कह रहे हैं कि जनाब जेड़ा 1.5 साल लगेगा अगले भी 5 साल होते होंगे। इस तरह कुछ बातें हो रही हैं। अब मुझे दीजिए इजाज़त इंशाल्लाह। और वैसे एक और गल दसा तुम्हें, एक खिलाई जा रहे हैं एक दूसरे को, ठीक है ना, जैसे मैंने कहा था ना उनके मुख्तरा के बारे में, रावलपिंडी वालों के बारे में, कि जो भी बंदा उनके पास जाता है वो उसके जहन के मुताबिक उसको मुख्तलिफ जो है ना सजेशन या तजावीज़ या टारगेट दे देते हैं। और जहांगीर तरीन साहब जो हैं वो इमरान खान के हवाले से कि वो इमरान खान के साथ वो उनकी नहीं बन रही, ना बननी है, और उन्हें ये कहा जा रहा है कि जनाब तुम अपना कोई बड़ा किरदार अदा करो, और वो कहते हैं कि जनाब अगर मैं नहल ना हो गया तो मैं मरकज़ी किरदार अदा करूँगा। और जी आप देखें, मरकज़ी किरदार अदा करूँगा अगर मेरी नहली ख़त्म हो जाए ताहयात, जैसे वो सुप्रीम कोर्ट, उनकी नज़रें भी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ लगी हुई हैं, और तमाम जमातों के साथ ज़राए बता रहे हैं जहांगीर तरीन साहब के राब्ते हैं, और इंडिपेंडेंट वो कहते हैं मैं किरदार अदा करूँगा अगर मेरी नाहली ख़त्म होगी। और वो जो ऑप्शन में कह रहा था ना कि नवाज शहबाज और 1.5 साल वाली बात, और फिर वो बिलावल की तरफ झुकाओ वगैरह, हम तो ये इनको एक टारगेट ये मेरा ख्याल है मिलने वाला है अगर उनकी नाहली ख़त्म हो जाती है, कि एक किंग्स पार्टी बना लो, इंडिपेंडेंट एक अलग ग्रुप बना लो। इस तरह की सारी सूरत चल रही है। ये कहते हैं कि फरवरी तक मामला बहुत सारे क्लियर हो जाएंगे। हर दफ़ा यही कहते हैं जनाब अगले महीने क्लियर हो जाएंगे, अगले महीने क्लियर हो जाएंगे। बहरहाल कल कोशिश करेंगे कोई पक्की खबर वो आपके साथ शेयर करें। अब मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होती है नए इलाके के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।